लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है और उसका सदिश रूप अदिश रूप हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसे ध्यान से देखेंगे। माना क्यू आवेश का स्थिति सदिश क्या है, आर क्यू। देखिए ये हमारा मूल बिंदु है और क्यू आवेश यहाँ पर है, तो आर क्यू क्या है, उसका स्थिति सदिश। और इस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्यू से लेकर पी तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, आर। और ये मूल बिंदु से लेकर बिंदु पी जहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसका स्थिति सदिश क्या मान लिया है, आर पी। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ये ऐसा ही हमने कल भी किया था कूलॉम के नियम के सदिश रूप में। आर पी इन दोनों का योग होगा। आर पी इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू वेक्टर धन आर। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर पी माइनस आर क्यू। अब हमने कल बताया था बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 को हम थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा देर के लिए क्या लिख दिया, के। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमने वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लगा दिया और आगे से क्या लगा दिया, आर कैप। तो आगे फिर ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह हमने निकाला आर पी माइनस आर क्यू, जैसा ही कल भी किया था। और नीचे भी वेक्टर आर कैप को भी अगर आप डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा, आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर नीचे से आ गया। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू आर पी मैंने आर क्यू अपॉन आर पी मैंने आर क्यू का होल क्यूब। जैसा कूलॉम के नियम में क्या था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाया गया है। देख लीजिए, ये मूल बिंदु था ओ से लेकर क्यू तक। आर क्यू स्थिति सदिश है क्यू का, पी का गया है आर पी। तो ये ध्यान रखिएगा क्षेत्र कैसे बनता है, ये फॉर्मूला आपसे बहुत कुछ इम्प्लीकेशन देता है आपको। ई बराबर के क्यू, जिसकी वजह से क्षेत्र है, ये अंदर लोकेशन का पता कैसे चलता है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट से, मतलब स्थिति सदिश से आर पी माइनस जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर आर क्यू। तो जहाँ पर निकालना है उसके स्थिति सदिश में से किसके स्थिति सदिश को घटाना है, जहाँ पर आवेश स्थित है। तो नीचे भी वही आएगा, आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यू। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का यह सदिश रूप है। अब आगे पढ़ेंगे हम आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो माना Q1 Q2 Qn आवेशों के स्थिति सदिश क्या है, R1 R2 R3 तथा Rn, तथा इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, Rp। तो हमें कौन से बिंदु पर निकालना है, Rp। हमने भी आपको ऊपर बता रखा है, जिस बिंदु पर निकालना है हम एक एक आवेश करके निकालेंगे। तो क्या होता है, Rp माइनस जो आवेश है उसका स्थिति सदिश। तो कुल क्षेत्र E कितना आ जाएगा, कितने आवेश हैं, Q1 से लेकर Qn तक है, Qn तक है। तो Q1 से लेकर Qn तक है, तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन प्लस En। तो E1 कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, के Q1। अब देखिए जिस पॉइंट पे निकालना हमने पहले बताया, आर पी माइनस किसका स्थिति सदिश, वन वाले का। वन वाला कौन था, Q1। तो Q1 का स्थिति सदिश कितना है, R1। तो यहाँ पर आ गया आर पी माइनस R1। ऐसे ही देखिए दूसरे वाले में आर पी माइनस R2, तीसरे वाले में आर पी माइनस Rn। आर पी ये क्यू एन होना चाहिए, आर पी माइनस आर एन का अपॉन आर पी माइनस आर एन का होल क्यू। तो आप ध्यान से देखिए, के सब में कॉमन है, के मतलब 1/4πε0 हर जगह कॉमन है। तो के बाहर ले लिया, सम्मेशन सिग्मा हमने आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक ले गए, एन तक। क्यू आई आर पी माइनस आर आई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर पी माइनस आर आई का होल क्यू। और हमने लिखा है के क्या है, 1/4πε0। तो ये आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये लगभग किसकी तरह, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत की तरह। बलों के अध्यारोपण सिद्धांत में एक का क्षेत्र दूसरे को प्रभावित नहीं करता था, यहाँ भी एक का क्षेत्र दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा और कुल क्षेत्र क्या होगा, सदिश योग के बराबर। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, इंग्लिश में कहा जाता है इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। एक चीज़ और, कई किताबों में लिखा रहता है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं इनको, लेकिन अगर आप इसी टर्मिनोलॉजी को आगे ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही ज़्यादा सही है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में तो ऐसा है कि ये बल रेखाएं भी कहा जा सकता है, इसे हम चौथे चैप्टर में आपको क्लियर करेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बल रेखाओं की जगह से क्या कहिए, क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि ये चौथे चैप्टर में भी हमारी यही आदत, हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, नहीं तो वहाँ भी अगर चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे तो वो गलत माना जा सकता है। तो अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। जब किसी परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश कौन सा होना चाहिए, धनात्मक, को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। अब इस पर ध्यान से देखेंगे हम।
एक परीक्षण आवेश Q0 था और यहाँ पहले से कोई आवेश Q है, तो Q आवेश की वजह से धन Q आवेश है। सपोज इसने चारों तरफ क्षेत्र बनाया, एक Q0 आवेश परीक्षण आवेश, ये भी क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो होगा क्या, जैसे ही आप इसे नज़दीक की ओर ले जाएंगे, ये धन Q की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण का बल। तो ये Q0 क्या यहाँ की तरफ जाएगा, नहीं। तो ये Q0 किस टाइप से आएगा, ये यहाँ से आ रहा था लेकिन ये यहाँ को नहीं जा पाया, कहाँ को गया, दूर चले गया, दूर चले गया, और फिर नज़दीक आने की कोशिश की, फिर दूर चले गया। ऐसे ही यहाँ से भी अगर आप इसे लाने की कोशिश करोगे, ये दूर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ जाएगा, नज़दीक नहीं आ पाएगा। तो प्लस Q के क्षेत्र में एक दूसरा प्लस Q आया, Q0 कहा जिसे हमने परीक्षण आवेश, वो दोनों का। तो इस Q0 ने जिस पथ का अनुसरण किया धन Q के क्षेत्र में आने पर, उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा। फिर से ध्यान दीजिए, किसकी वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी, ये धन Q की। धन Q के वैद्युत क्षेत्र में आने पर परीक्षण आवेश ने जिस पथ का अनुसरण किया, उसे क्या कहा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब ऐसी एक और एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे, अगर उससे क्लियर नहीं हुआ आपको। इस बार माइनस Q क्षेत्र था आपका, माइनस Q रखा हुआ है आवेश, और परीक्षण आवेश आप Q0 को लाए। ये Q0 सपोज इस लाइन में जा रहा था Q0 आवेश, लेकिन जैसे ही माइनस Q आया, इस पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो वो किसकी तरफ आ जाएगा, इसकी तरफ झुक जाएगा। जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन ये किसकी तरफ जाया, इसकी तरफ। तो देखिए इस क्षेत्र, इस माइनस Q के क्षेत्र में आने के कारण Q0 ने ये वाले पथ का अनुसरण किया, तो माइनस Q की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान क्या होगा, ये वाला हो जाएगा इस बिंदु के लिए। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। पहला गुण है, क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होंगी, धन Q से आरंभ होंगी, और कहाँ पर खत्म होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। और अगर कहीं पर धनावेश ही धनावेश, एक ही आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। ये धनावेश से प्रारंभ होंगी और कहाँ की तरफ जाएंगी, अनंत की तरफ। और ऐसी ऋणावेश में क्या होगा, अनंत से आएंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। आवेशहीन क्षेत्र, जहाँ कोई भी आवेश नहीं है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूस होती है, सतत वक्र बनाती है, मतलब इनमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, ये टूटी हुई नहीं होगी। तीसरा, अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी इसलिए नहीं काटती, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो जो कटान बिंदु होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं। जबकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी एक ही दिशा होनी चाहिए, अथवा यह निरर्थक होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटें। और तीसरी चीज, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंधु लूप नहीं बना सकती। हमने पहले ही बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती है, धनावेश से, और कहाँ पर खत्म हो जाती है, ऋणावेश में। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी धनावेश से प्रारंभ होकर वापस धनावेश में नहीं लौट सकती। इसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंधु लूप नहीं बना सकती। आगे आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बंधु लूप बनते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं बनते। और लास्ट पॉइंट, किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखा में खींची गई स्पर्शज्या क्षेत्र की क्या दिखाती है, दिशा को दर्शाती है। किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र रेखा में एक स्पर्शज्या खींचेंगे, तो वो स्पर्शज्या की जो दिशा होगी वही किसकी दिशा भी होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। अब देखिए, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। धनात्मक आवेश बीच में रखा हुआ है, देखिए हमने कल भी बताया था, धनात्मक आवेश की वजह से क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर की तरफ। तो यहाँ भी देखिए दूर की तरफ हो रही है, और ये देखिए और कोई आवेश नहीं है, तो ये कहाँ तक जाएंगी, ये लाइन है अनंत तक जाएंगी, हमने केवल यहीं पर बना रखी है। दूसरा देखिए, ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की तरफ होती है। कल बताया था वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश की वजह से आवेश की तरफ होता है, तो रेखाएं भी किसकी तरफ होती है, आवेश की तरफ। और ये कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो धनात्मक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। देखिए धन Q और धन Q रखा है। धन Q की वैसे अगर ये अकेला होता तो सीधी होती, देखिए कोई भी वक्र नहीं है, सब स्ट्रेट लाइन से हैं, सरल रेखाएं। लेकिन जैसे ही दो आई, ये वाली सीधी बची है जो सबसे दूर थी, और यहाँ भी ये वाली सीधी बची है। बाकी देखिए, इसने जाना यहाँ को था, लेकिन यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया, धन Q। तो इस वाली क्षेत्र रेखा में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण का बल लगा तो जो ये यहाँ को थी, यहाँ को घूम गई। वैसे इस वाली की बाहर को यहाँ को आई थी, ये भी घूम के ऐसे आ गई। देखिए ये सभी क्या हो गई है, मुड़ गई हैं। और ये कौन से बल को शो कर रही है, प्रतिकर्षण के बल को। और अगर यहीं पर एक प्लस Q होता और एक माइनस Q, तो ये किस तरह से झुकती, ये यहाँ से प्रारंभ होती और ये माइनस Q होता है, यहाँ खत्म हो जाती। तो ये ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल को भी आसानी से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूर की तरफ जा रही है दोनों क्षेत्र रेखा, इसे इसलिए कहा गया प्रतिकर्षण बल शो कर रही है। और अगर यहीं पर ये नीचे की तरफ झुक जाती, मतलब इस आवेश से यहाँ की तरफ अगर ये माइनस Q होता, तो एक कौन सा बल दिखाती, आकर्षण का बल। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा ये कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। माइकल फैराडे का भौतिकी में अभूतपूर्व योगदान है।
चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज भी उन्होंने ही की थी। अब बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव से, तो इसे ध्यान से देखेंगे आप। दो परिमाण में समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय जो कि कुछ दूरी पर रखे गए वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे। देखिए यहाँ माइनस क्यू है, ठीक उसके इक्वल बट अपोजिट प्लस क्यू एक दूरी पर रखे गए हैं। 2l दूरी हमने इसलिए ली है ताकि हम आधी दूरी करें तो l और l हो जाए, ना कि l/2 और l/2। ये अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने इसलिए 2l दूरी पर। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, एक माइनस है तो दूसरा प्लस, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक निश्चित दूरी पर रखा गया है। इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव में एक भौतिक राशि होती है जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इन दोनों में से किसी भी आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है? Q गुणा 2l। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक। इसे आप याद रखेंगे, ये कन्वेंशन है कि माइनस से प्लस की तरफ किसकी दिशा होगी? द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा। और लास्ट चीज आज के लिए हम बता रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होगा? देखिए यहाँ पर ये एक निकाय है, कुल आवेश कितना है? इसमें हमने परसों दिया था आपको एक क्वेश्चन, माइनस क्यू धन क्यू कितना हो जाएगा? 0। तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है, लेकिन इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यही चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है कि कुल आवेश 0 होने के बाद भी इसका वैद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र एक वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।